नमस्कार, मैं सैयद आकिल, आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। कल से संभल पूरी तरह से हिंसाग्रस्त है। पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत हुई है। उसके बाद संभल में हालात नियंत्रण में लेकिन तनावपूर्ण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच पे झंडे पर दंगे के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शाही मस्जिद के सर्वे पर जो बवाल हुआ है, पुलिस और वे एक वर्ग के लोग आमने सामने आ गए, जिसमें आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव फायरिंग हुई। घंटों चले बवाल में 4 की मौत हो गई, 3 की कल दिन में हुई थी और 1 की रात में हो गई। 2 दर्जन से ज़्यादा अफसर पुलिसकर्मी जख्मी हैं। इस पर भाजपा संभल पर संभल की रणनीति पर है, तो बाकी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। संभल की घटना को प्रशासन का बड़ा फ्लेवर मान रहे हैं, वहीं धर्मगुरु सभी से शांति की अपील कर रहे हैं। संभल में फिलहाल कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने अगले 5 दिन तक क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। साथ ही एहतियातन स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आखिर अचानक संभल क्यों जल उठा, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई। हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। पुलिस ने सीधे गोली मारी है, माथे पर गोली लगी है। तकरीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है और सबको जेल भेजा जाएगा। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है, और किसने कराया? सरकार ने कराया। शांत सा रहने वाला संभल आखिर एक हफ्ते में ऐसा क्या घटा कि संभल रविवार को जल उठा। दरअसल कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी ने दावा किया कि संभल की शाही मस्जिद हरिहर मंदिर है। इस मस्जिद को बाबर ने मंदिर तोड़कर बनवाया था। महंत ऋषिराज गिरी ने 19 नवंबर को सिविल कोर्ट में मस्जिद के सर्वे की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन ने मंगलवार को ही अदालत में एक याचिका डाली। उसी दिन कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने 7 दिन में सर्वे कर वीडियो और फोटोग्राफी सहित रिपोर्ट पेश करने का आदेश दे दिया। हरिशंकर और विष्णु जैन वही अधिवक्ता हैं जो वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद का मुकदमा दिया। आपको बता दें, संभल की शाही मस्जिद पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित मस्जिद है। शनिवार को शाही मस्जिद का सर्वे शुरू हुआ। देर शाम तक शांतिपूर्ण सर्वे चलता रहा। रविवार को एक बार फिर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह करीब 7 बजे सर्वे टीम शाही मस्जिद पहुंची, जहां सर्वे का काम पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। लेकिन इसके बाद जब टीम वापस जाने लगी, तभी अचानक 3 तरफ से पथराव शुरू। हजारों की भीड़ इकट्ठा थी, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस दौरान पुलिस पर फायरिंग करने के भी आरोप लगे। हालांकि पुलिस अफसरों का कहना है कि छतों से फायरिंग की जा रही और पथराव हो रहा था। पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज़्यादा अफसर और पुलिसकर्मी घायल हो गए। संभल में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने अगले 5 दिन तक क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। साथ ही स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। जामा मस्जिद संभल में मंदिर था, मस्जिद आपको कैसे पता लगा? आपने उसको लेकर याचिका दायर की है आपने? देखिए, मूल रूप से हरिहर मंदिर है, और हरिहर मंदिर आज से नहीं, पुराणों में आदिकाल से लिखा हुआ है। और यहाँ हिंदू जनता यहाँ पूजा करती थी, और इसलिए पूजा करती थी, इसको कल के मंदिर के नाम जाना जाता है कि 10वां कल के अवतार कलयुग का यही होना है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। भव्य मंदिर को बाबर ने, अब जैसा कि मुस्लिम शासक करते रहे हैं, उन्होंने इसको गिरवा कर चाह कि मस्जिद का रूप दे दें, नहीं दे पाए, और इसके बाद ही मंदिर बरकरार रही। हिंदू जनता पूजा करती रही। आइन अकबरी जो फजल रहमान का लिखा, अब्दुल रहमान का लिखा हुआ है अकबर ज़माने में, उसमें साफ है कि वहाँ पूजा हो रही है। और देखिए,
ये हरिहर मंदिर है, इसके एक नहीं 50 सबूत हैं, और वो सारे सबूत जो हैं चीख चीख के कह रहे हैं कि मंदिर है, और ज़बरदस्ती कब्जा करके मंदिर पर नमाज पढ़ लेने से वो जगह कभी भी मस्जिद नहीं होगी। और ये जगह मंदिर का है, हिंदुओं को मिले, ये हम सब की कोशिश है। और जो कि मुझे मालूम हुआ, मैंने अध्ययन किया, काफ़ी अध्ययन किया इसमें, क्योंकि मेरा पूरा, मैं इसको बता दूँ, पूरे देश में मेरा अभियान चल रहा है कि जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई हैं उन सबको मुक्त हो रहा है। उसी सिलसिले में तारतम्य में संभल का भी मुझे फाइल आई, संभल की तैयारी हुई, काफ़ी रिसर्च हुआ, शास्त्रों का, इतिहास का, पुराण का, धार्मिक सब अध्ययन करने के बाद पूरी रूपरेखा बन गई, और ये देखा गया कि वास्तव में ये हरिहर मंदिर तोड़कर आज की जो आप देख रहे हैं वो ढांचा तैयार किया गया। इसलिए हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए, हम सबकी ये उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के तारतम्य में ये पहला दावा है कि जो एएसआई है मुझे कब्जा तो ले कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होता है उस पर एएसआई ही कब्जे में रह सकती है, और एएसआई की ड्यूटी है कि वो कौन पूजा करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन नमाज पढ़ेगा, पब्लिक कितने समय आ सकती है, वहाँ विजिट कर सकती है, पब्लिक को जो राइट विजिटेशन का देना है सेक्शन 18 में, वो टाइम तय करना, रेगुलेट करना, ये सही काम है। तो हम लोग की इसमें प्रार्थना करती है इस केस में कि साहब एएसआई की जगह कब्जा ले, सेक्शन 18 के हिसाब से काम करे, और जो इसका राजनीतिक जो धार्मिक महत्व है, धार्मिक कैरेक्टर है, वो डिटर्मिन किया जाए। बहुत ही संभल में आज जब एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंची तो उन पर पथराव किया गया, गाड़ियों में आग भी लगाई गई है, तो क्या लगता है कि आगे जब टीम जाएगी तो उस पर इस तरह के हमले नहीं होंगे? देखिए, जब मुस्लिम ये देखता है चोरी पकड़ी जा रही है या जो सच्चाई सामने आ जाएगी, तो या तो गोली बंदूक चलाने लगते हैं, पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं, या कहेंगे सांप्रदायिक तनाव हो रहा है, सिक्योरिटी के खिलाफ है, भाईचारे के खिलाफ है। भाईचारा खाता रहे, कोई बोले ना तो भाईचारा बना रहे, तो ये इन लोगों की स्टाइल है। तो उस स्टाइल से हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, और कानून और शासन अपना काम करेगा, हमें उससे मतलब नहीं है। ये तो राज्य सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है कि कानून व्यवस्था देखे। हमारा काम तो मुकदमा करना, और मुकदमा करके कोर्ट के आदेश का पालन कराना, ये देखना कि सुनिश्चित हो, ये हमारा काम है। संभल में मामला बिगड़ने के बाद आला अफसरों ने मैदान में उतरकर मोर्चा संभाला। हालात को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज किया गया। संकरी गलियां होने के कारण पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ी। इस दौरान हिंसा में एसपी के पीआरओ, सीओ, एसडीएम सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए। फिलहाल संभल में हालात तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह का दावा है कि भीड़ की तरफ से गोलीबारी और पथराव किया गया। पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए रबड़ बुलेट, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे हैं। वहीं डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने पूरे घटनाक्रम को लेकर मीडिया से बात करते हुए साफ किया कि युवक पर पुलिस की कोई गोली से नहीं मरा है, यानी कि पुलिस की गोली से वहां कोई मौत नहीं हुई है। कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि इंटरनेट सेवाएं बंद करने के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। घटना करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई के तहत एक्शन होगा। 3 लोगों की मृत्यु हुई है। वो कैसे हुई है वो तो अभी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा, लेकिन उसमें एक जो हमने बताया वो नाम कैफ है। एक इसको फिर से रिपीट कर दूं, नईम, बिलाल और कैफ, 3 लोगों की मृत्यु की अभी तक सूचना है। उनमें से एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम मुरादाबाद में हो रहा है, और अभी प्रारंभिक पड़ताल में उसे गोली लगने के निशान नहीं मिले हैं। तो अभी ये देखना होगा कि पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। किसका हो रहा है सर वहाँ पे? तीनों में हाँ, उसमें बिलाल का हो रहा है। बाकी 2 लोगों, एक व्यक्ति के परिजन आ गए हैं, उनका पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके परिजन से संपर्क किया जा रहा है। उनके आने के बाद उनकी पोस्टमार्टम उनका भी शुरू होगा, जो कैफ है। अभी तक चूँकि उनकी नाम की पहचान नहीं हो पा रही थी, इसलिए
इस पूरे घटनाक्रम में अभी सभी अधिकारियों के साथ मैंने बैठक भी की। इसमें जो पूरा मसला आया है उसमें ये है कि सर्वे के लिए जो टीम गई पहले से तय था, इमाम साहब को भी पता था, सभी लोगों को जो इससे संबंधित थे उनको पता था। इसमें जब पूरी टीम गई तो उसकी सिक्योरिटी के लिए डीएम और पुलिस अधीक्षक दोनों लोगों के साथ उनकी टीम भी गई थी, जैसा कि अदालत का आदेश था। अदालत के आदेश पे गए थे। वहाँ पे सर्वे का काम शुरू हुआ 7 बजे से, दोनों पक्ष मौजूद थे और कोई दिक्कत की बात भी नहीं थी। कुछ तीसरे चौथे जो भी लोग थे उनको वहाँ से बाहर भी कर दिया गया और ये सहमत से किया गया दोनों पक्षों की। उसके 2 घंटे के उपरांत जब सर्वे का काम चल रहा था, भीड़ इकट्ठी होकर वहाँ 3 तरफ से और वो लोग नारेबाजी करने लगे। कोई दिक्कत नहीं थी, पुलिस का कार्डन था वहाँ पर। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद उन लोगों ने पथराव करना शुरू किया। पथराव एक ख़ास सेक्शन ने शुरू किया और इससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये उकसावे के साथ पथराव किया गया होगा, प्लान्ड वे में वहाँ पे पथराव किया गया होगा, क्योंकि शुरू में पूरी भीड़ ने पथराव नहीं शुरू किया था, किसी एक ख़ास वर्ग ने शुरू किया। उसके बाद पुलिस ने उनको पीछे धकेला। उस बीच में सर ये जब चल ही रहा था तब तक सर्वे का जो आज का शेड्यूल था वो पूरा हो गया था 11 बजे का, और टीम निकलने को ही उसी समय उकसाया गया और ज़्यादा संख्या में अचानक से बहुत सारे लोग आ गए। चूँकि बातचीत सारी थी इसलिए ऐसा नहीं अंदाज़ा था कि कोई इस तरीके की हरकत करेगा, सबको सूचना थी और ये सर्वे का काम हो रहा, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जो ऑब्जेक्शनेबल हो, जिसके लिए कोई इस तरीके की कार्रवाई हो। इसलिए प्रशासन ने कोई इतना डिटरेंट नहीं किया था कि लोगों के साथ इस तरीके का रवैया अपनाना पड़े। उस बीच में जब भारी पथराव हुआ और गलियां हैं वहाँ पर, कई सारी गलियों से लोग आए, उस पथराव में बहुत सारे लोगों को चोट लगी। उसमें कब कहाँ से किसने गोली चलाई, क्योंकि पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, प्लास्टिक बैलेट की पिस्टल थी उसका इस्तेमाल किया लोगों को भगाने के लिए, ये अनुमन्य होते हैं, और लाठीचार्ज का सहारा लिया। आपने देखा होगा कई सारे पुलिसकर्मी बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं कि पुलिस गोली चला रही है, उसके बाद कई सारे पुलिसकर्मी अपना हाथ से पत्थर भी चलाते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता, अगर कोई हथियार इस्तेमाल करना होता तो उसके बाद पत्थर या ईंटा उन्हीं की ईंट चला के उनको भगाने की कोशिश नहीं की जाती। तो एक पूरी सीरीज उस पूरी घटना के बाद जब ये हुआ कि एसडीएम के पैर में चोट आई, फ्रैक्चर हो गया, वो गिर गई। एक जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके पीआरओ को गोली लगी पैर में, वो गिर गए, और सीओसीटी के छर्रे लगे। एक पुलिसकर्मी के सिर में बहुत गंभीर चोट आई, 20-25 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, और उस तरफ भी 2-3 लोग गिरे पड़े। आप लोगों ने देखा होगा, कोई एक फ़ोटो भी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक बच्चे की बॉडी दिखाई दे रही है। उसके बाद जाके पीछे भीड़ हटी और खदेड़ा भी गया। डीआईजी साहब खुद भी लीड कर रहे थे, वो सारे लोग वहाँ पे। तो वहाँ से भीड़ तितर बितर हुई। फिर उसके बाद वो लोग घूम के चले गए नखासा, जहाँ पे मैं मौजूद था। वहाँ डीआईजी साहब भी आ गए थे और वहाँ पे भी उन्होंने वही कोशिश की। वहाँ पे कोई वजह भी नहीं थी, वहाँ पे कोई उकसावा भी नहीं था, केवल मैं खड़ा था, मैं डिटेल ले रहा था पुलिसकर्मियों से, और इसी बीच में उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। डीआईजी साहब और मैंने पहले तो उनको वार्न किया, समझाने की कोशिश की एक तरीके से, चिल्ला के कि अपना भविष्य क्यों ख़राब कर रहे हो, क्यों इधर आ रहे हो। कई सारी जगहों पे तो 15 साल 16 साल के बच्चों से लेकर 25 साल तक के, 26 साल तक के महिलाएं ऊपर छत पर से बरसा रही हैं, और वो ये दावा कर रहे थे, शोर कर रहे हैं कि हम मस्जिद की सुरक्षा के लिए। उस मस्जिद की सुरक्षा का सवाल ही कहाँ पैदा होता है जहाँ केवल इंस्पेक्शन हो रहा है, सर्वे हो रहा है। पर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं से चीज़ें भरी गई थी कि आप लोग मस्जिद की सुरक्षा के लिए आगे आए, इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। इन सब की पड़ताल की जा रही है अभी तक। उसके बाद उनको भी शांत कराया गया। उसमें से कई सारे लोगों को डिटेन किया गया, जो मस्जिद का एरिया था वहाँ से भी, जो नखासा का एरिया था वहाँ से भी, और उसके बाद अभी फ़िलहाल शांति है। बाहर से भी फोर्सेस आ चुकी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी आ चुकी है जो अपनी मार्च कर रहे हैं, और जगह जगह पर एहतियातन पुलिस तैनात की गई। हालांकि अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जितने भी मस्जिद लोग हैं, यहाँ के संभ्रांत लोग हैं, उनसे संपर्क हम लोग कर रहे हैं। इस मामले में पड़ताल भी की जा रही है। अभी डीएम साहब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी उसमें करने जा रहे हैं, उसका भी आदेश कर रहे हैं, तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होगी। इसमें किसी भी तरीके की, चाहे जिसने भी उकसावा किया हो,
चाहे जो भी आया हो, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत स्पष्ट है कि जामा मस्जिद के सामने इकट्ठे होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो काम इमाम साहब का था, वो काम दोनों पक्षों का था, अदालत का आदेश था, पुलिस प्रशासन से किसी का कोई लेना देना नहीं था। वहाँ जानबूझकर लोग भेजे गए। आज जो सवाल करेगा कि वहाँ पे इतने लोगों के साथ कुछ भी हुआ, वो पहले ये सवाल करे कि वहाँ लोग करने क्या गए थे। न तो वो नमाज का समय था, न तो वहाँ पे कोई स्कूल था, न तो वहाँ कोई ऑफिस था जहाँ पे नौकरी करने लोग गए थे, न वहाँ पे किसी तरीके का बाजार था जहाँ सामान खरीदने गए थे। कुछ लोगों ने मिलकर इस पूरे शहर को आग में झोंकने की कोशिश की है। निश्चित रूप से ऐसा कभी नहीं होने देंगे और जहाँ पे भी ऐसी स्थिति आएगी वहाँ सख्ती से निपटेंगे। इसमें आगे भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जितनी सारी चीज़ें मिलेंगी आगे पड़ताल में जो भी चीजें आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई। टोटल कितने पुलिस वाले घायल हैं और किन किन धाराओं के तहत आपने एफआईआर दर्ज की है, अगर की है तो? और दूसरा, कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ जो लोग हैं उस गली के, उनके घर तोड़े गए हैं, नुकसान किए गए, टीवी तोड़े गए हैं, फ्रिज तोड़े गए हैं, दरवाजे टूटे हुए दिख रहे हैं। तो ये क्या कुछ पूरा मामला है सर? ये थोड़ा सा बताइए, कितने पुलिस वाले घायल हैं? सबसे पहले ये बताइए टोटल कितने पुलिस वाले घायल हैं? देखिए, 4 पुलिस अधिकारी और 20 पुलिसकर्मी, अभी जो मुझे सूचना दी गई है, 4 पुलिस अधिकारी, एक कैसे आपने आप सवाल पूछिए, आई विल आंसर दैट। सर, इतनी भीड़ कहाँ से आई? आपकी पुलिस को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, और फिर आपने कैसे मैनेज किया? हमारी पुलिस को और हमारे इंटेलिजेंस को प्रॉपर तरीके से जितना डिप्लॉयमेंट हमारे पास मोर देन एनफ फोर्स था, हमने सर्वे कंडक्ट कराने के लिए डीएम साहब के जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लेटर लिखा गया था, उसी के मद्देनज़र हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट भी किया था। लेकिन अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लिए अगर वो पहुंच जाता है और सब लोग आ जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज़ नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज़ इवेंचुअलिटी जिसके साथ डील करना पड़ता है और उसके साथ उसी तरीके से डील किया गया। पुलिस द्वारा वहाँ पे टीयर स्मोक म्यूनिशन फायर किया गया। पुलिस द्वारा पहले बताया भी गया कि ये नाजायज़ मजमा है, मेरे स्वयं द्वारा बताया गया 3 बार कि आपका नजमा नाजायज़ है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। उसके बाद टीयर स्मोक भी फायर किए गए और पैलेट गन्स भी हैं, वो भी फायर की गई हैं। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस द्वारा वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया, पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया है। इससे मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूँ। और इसके अलावा सोशल एलिमेंट्स थे जिन्होंने फायर किया, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान गई है, 3 की डेथ हुई है, 2 की कहते हैं फायरिंग की वजह से हुई है। ओनली पोस्टमार्टम कैन टेल यू कि व्हाट इज द सिचुएशन, बट ऑब्वियसली हु इन हिज राइट सेंस विल फायर अपॉन ए पुलिस ऑफिसर टू whom they go for justice every day। सर, कितनी कोई व्यक्ति अगर सामने उसको दिख रहा है कि भाई इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स पुलिसमैन खड़े हैं, वहाँ 200 पुलिसमैन खड़े थे, उसके बावजूद अगर उन लोगों में ऑडेसिटी है पत्थर फायर करने की, देन दे हैड डिसाइडेड कि वी विल बाय हुक और क्रुक विल गो एंड टेक ओवर दी जामा मस्जिद। कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया? हमने अभी तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। उन लोगों के पास से कई प्रकार के वेपन्स हैं, वो भी रिकवर हुए हैं। और मौके पे और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिस जगह पे जो जहाँ पे फायरिंग चल रही थी, इन आपस लोगों के बीच में पता चला और पुलिस ने बाद में उन लोगों को चैलेंज करके वहाँ से दौड़ाया भी है, तो वहाँ पे भी कई प्रकार के 32 बोर के 315 बोर के और नॉर्मल 15 बोर के इस तरीके के तमाम जो है खोखे हैं वो पुलिस को बरामद हुए हैं और उसी के आधार पे है वो कार्रवाई है वो आगे की। उनके पास से भी हथियार बरामद हुआ है जिनको आपने डिटेन किया है? जिन लोगों को डिटेन किया है उनके घरों से भी हथियार है वो बरामद हुए। हम लोगों के द्वारा जब जो संभल जो था जामा मस्जिद आर्य मंदिर जिसका जो डिस्प्यूट चल रहा है, उस डिस्प्यूटेड साइड से जब हम दूर आए, उस डिस्प्यूटेड साइड से दूर आने के बाद में वहाँ पे जब नॉर्मलसी की स्थिति हुई तो वहाँ से चेज करते करते जो पत्थरबाज हैं वहाँ से जब हम नखासा थाना क्षेत्र की तरफ आए तो वहाँ पे एक घर के ऊपर से फायरिंग हुई छर्रे का, तो उसमें मेरे पीआरओ को भी पाँव में छर्रा लगा है और हमारे एक सीईओ हैं उसको भी पाँव में गोली लगी है और एक डिप्टी कलेक्टर है हमारी, वो सीरियसली इंजर्ड हैं जिनका फ्रैक्चर हुआ है और करीबन 20 से एक पुलिसमैन हैं जिनको अलग अलग तरीके से इंजरी हुई है। सब लोगों ने बहुत ब्रेवरी से आज का जो रेस्पॉन्स है वो दिया और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय सर, वेपन रिकवर हुआ, अभी आपने बताया एमुनिशन में 32 बोर और 15 बोर के कार्ट्रिजेस, तो वेपन में क्या रिकवर हुआ?
वेपन भी वही है जो 32 बोर 15 बोर इस तरीके के बिल्कुल जी, राइफल नहीं होती है, वो तमंचा होता है, कंट्री मेड वेपन। फिगर कुछ होगी कितनी टोटल? थोड़ा और पीछे से आपको बताना चाहूँगा, 19 नवंबर को ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन से हमने सर्वे कराया था। जैसे ही एडवोकेट कमिश्नर पहुँचे, उन्होंने कहा हमें सर्वे कराइए, हम सर्वे करवाने के लिए प्रोटेक्शन के साथ उनको ले गए। उस दिन भी हमने इससे कम पुलिस फोर्स लगाई थी और उस दिन सर्वे बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ, 1 घंटे के करीब सर्वे चला। किंतु वो नाइट का सर्वे था और नाइट विज़न में आपको पता है बहुत सारे फीचर्स नहीं आ पाते हैं, इसलिए एडवोकेट कमिश्नर ने 23 नवंबर को हमसे पुनः रिक्वेस्ट की। तो उसी रिक्वेस्ट के क्रम में आज सुबह हम 6:45 बजे कोतवाली संभल पहुँचे और कोतवाली संभल पहुंचकर हमने जो इंतजामिया कमेटी है उनके सभी सदस्यों को बुलाया। तो उसमें उन्होंने अपने 4 सदस्यों को ले जाने की बात कही। इसके साथ एडवोकेट कमिश्नर थे और 2 वादी की ओर से वकील थे। तो ये सब लोग आज गए और लगभग 7:30 बजे पूरा सर्वे शुरू हुआ और 10 बजे सर्वे पूर्ण हो गया और 10:15 साढ़े 10 के आसपास जो पूरी टीम थी सर्वे की, उसको हम जो एक इलाका था जहाँ पर भीड़ नहीं थी, वो एरिया वो है जहाँ पर जो बहुसंख्यक आबादी है वो रहती है, हिंदू आबादी रहती है, वहाँ से हम उस पूरी टीम को लेके गए। उस टीम के ऊपर किसी प्रकार का कोई पथराव नहीं होने दिया गया क्योंकि सारा जो बवाल था वो पीछे के एरिया में चल रहा था। सर, ये जो बवाल हुआ, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं, आपको पता होगा एलआईयू की टीम एक्टिव रहती है, क्या इस बात की जानकारी आपको कल रात में या कुछ दिनों पहले नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होगी जब सर्वे होगा, या ये इंटेलिजेंस का आपका फेलियर है? हमारी इंटेलिजेंस ने जितनी भी बातें बताई उससे अधिक हमने सुरक्षा प्रदान की। उसके संबंध में हमने जो हमारे वरिष्ठ हैं जिनसे भी आपने सर ने बात की, कमिश्नर सर और डीआईजी सर, उनसे भी हमारी एक दिन पहले चर्चा हो गई। तो पर्याप्त मात्रा में फोर्स था और वो फोर्स पर्याप्त था, वो इस बात का प्रतीक है कि हमने एक भी व्यक्ति को जामा मस्जिद के सामने नहीं आने दिया। इसका अर्थ है कि फोर्स पर्याप्त था। बस जो तीनों ओर से भीड़ अचानक आई और लगभग 9:15 तक कोई भी पत्थरबाजी नहीं थी। 2.25 घंटे लगभग 1.25 घंटे आराम से सर्वे चला, लेकिन उसके बाद 9:15 बजे अचानक थोड़ी पत्थरबाजी हुई तो हल्का बल प्रयोग करके हमने उनको पीछे हटा दिया। जैसे ही मस्जिद से ऐलान हुआ कि सर्वे पूर्ण हो चुका है, उसके बाद ज़बरदस्त पत्थरबाजी और जो फायरिंग है वो ऊपर से शुरू हो गई। फायरिंग का छत से की that there was no firing from their side. Despite that, somebody from the crowd is able to fire, and because of which 3 people have lost their life. आपको लगता नहीं ये कहीं फेलियर है कि क्राउड के बीच में शख्स आता है, एंटी सोशल एलिमेंट हथियार लेकर कैसे पहुंच जाता है? अब आप स्वयं सोचिए कि जहां तक हमें सुरक्षा देनी थी वहां पर ऐसा कोई भी शरारती तत्व नहीं था। अब अचानक लगभग 5-7-10 किलोमीटर के एरिया से काफ़ी लोग आ गए थे और उनमें से अभी कप्तान साहब आपको बताएंगे कि हमें क्या क्या बरामद हुआ है उन लोगों से जिनको हमने पकड़ा है अभी। तो यदि कोई इस तरह की चीज़ लेके आया है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन सर, सवाल फिर यही है कि आखिर उनके पास से ये चीज़ें बरामद हुई हैं, तो क्या लोकल इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो इकट्ठा कर रहे थे या प्लान में थे? लोकल इंटेलिजेंस की जितनी सूचना थी उसके आधार पे हमने पर्याप्त सुरक्षा दी थी और जब अचानक सब कुछ हो जाता है, किसी ने कोई उसको उकसा देता है, तो भीड़ इस तरह से आई कि एकदम पता ही नहीं चला। सुबह कोई भीड़ नहीं थी। आज संडे का दिन था, संडे के दिन वैसे भी छुट्टी होती है और सबसे बड़ी बात नमाज का समय भी नहीं था। जो नमाजी थे वो भी नमाज अदा करके चले गए थे। सर 4 सीनियर ऑफिशियल्स, 20 पुलिसमैन, एक डिप्टी कलेक्टर है क्रिटिकली इंजर्ड है, फ्रैक्चर से भी सफ़र कर रहे डिप्टी कलेक्टर, 3 लोगों की जान चली गई। करंट सिचुएशन क्या है? कब तक संभल जो है नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेगा? आप लोग किस तरह से निगरानी करेगा? ड्रोन हो चल रहा है, इंटरनेट सस्पेंशन की बात सामने है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं सर। संभल 10 बजे से पहले नॉर्मल था, 11 बजे के बाद भी नॉर्मल था क्योंकि 10 से 11 लगभग 1 घंटे पत्थरबाजी हुई। उसके बाद अचानक जो नखासा थाना है वहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हुई, वो लगभग 45 मिनट के आसपास चली और उसके बाद से संभल नॉर्मल है, सेंसिटिव है,
बट सारी चीज़ें नॉर्मल है और हम पूरा कंट्रोल किए। सर क्या बात है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे जिसने उकसाया हो या जिसने प्लानिंग से किया हो, जो भी चीजें हैं वो सामने आएंगी और जीरो टॉलरेंस के साथ सभी से निपटा जाएगा। सर आपसे लास्ट सवाल है कि अब जो मजिस्ट्रेट कमेटी जो बनाई गई है सर, किस तरह से जांच की जाएगी और क्या क्या उसमें होगा सर? अभी जो मजिस्ट्रियल कमेटी है वो अंडर प्रोसेस है, अभी हमने बनाई नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रियल ड्यूटी सब जगह पे लगा दी है ताकि शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। वहीं शाही जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद धर्मगुरु भी सामने आए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, तोड़ फोड़ से दूर रहने और उपद्रव से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि मज़हब में ये कहीं नहीं सिखाया गया है कि कोई अराजकता फैलाई जाए, अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखें। सुनिए मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कुछ कहना है। बड़े ही अफसोस की बात है कि संभल में जिस तरीके से खूनी होली खेली गई और 3 नौजवानों को वहाँ के ऊपर कत्ल कर दिया गया। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इमामबाड़ा हो, चर्च हो या सिनेगाग हो, यहाँ के ऊपर इंसान मन की शांति के लिए जाता है और जाके जब हर जगह से हार जाता है तब मंदिर और मस्जिद के दरवाजे के ऊपर जाता है। अगर मंदिर और मस्जिद के नाम के ऊपर कत्ल होने लगे, मंदिर और मस्जिद के नाम के ऊपर हिंदू मारा जाए या मुसलमान मारा जाए, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। मैं इस कत्ल की भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ और मैं अपील करता हूँ ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मंदिर और मस्जिद के नाम के ऊपर खून न बहाया जाए, बल्कि अमन, शांति, आपसी भाईचारे की अपील करता हूँ। और बल्कि आपसी लड़ाई हिंदू और मुसलमान न लड़े, बल्कि इस मुल्क को संवारने के लिए गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़े। जितना जितना हिंदू और मुसलमान इस मुल्क के गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे, उतना उतना ये मुल्क तरक्की करेगा। आज से ये तहैया कीजिए कि अब मंदिर और मस्जिद के नाम पर हिंदू और मुसलमान का खून नहीं बहेगा। जिस तरीके से तशद्दुद हुआ, मस्जिद का सर्वे किया गया, कोर्ट ने एक ही दिन में आदेश किया और उसी दिन में सर्वे होना, 5 लोगों की मौत हो गई, क्या कहेंगे? जो कुछ भी संभल में नाखुशगवार और काबिल मजम्मत वाक़यात पेश आए हैं, उनका जाहिर सी बात है सभी को रंज व गम है। और ख़ासकर जो नौजवान इसमें मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके घर वालों के साथ हम सब अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं और सभी से ये अपील है कि हर हाल में अमन अमान को कायम रखा जाए और किसी भी सूरत में वायलेंस को ना किया जाए और क़ानून को अपने हाथ में ना लिया जाए। और इसी के साथ साथ इस बात की तरफ भी गौर करने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ और इस तरीक़े के वाक़यात को किस तरीक़े से रोका जा सकता है, इस पर भी हम ये समझते हैं कि गौर व ख़ौज़ होना चाहिए कि आखिर ये बार बार मस्जिदों के सर्वे का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और कहाँ पर आकर ये ख़त्म होगा। और सब लोग जानते हैं कि ऑलरेडी मुल्क में पहले से पार्लियामेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कानून बनाया हुआ है, जिसके की तहत 15 अगस्त 1947 को जितनी भी इबादत गाहें हैं अदर देन बाबरी मस्जिद, जो भी उनका स्टेटस था वो स्टेटस बरकरार रखा जाएगा। उसके बावजूद भी आए दिन बार बार नई नई मस्जिदों के सिलसिले में सर्वे का ऑर्डर आ रहा है। इसको लेकर के मुसलमानों के अंदर काफ़ी बेचैनी है, लिहाजा हम समझते हैं कि अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। सर, जिस तरीके से जब पिछले बात बहराइच में घटना हुई थी, उसमें एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिवार वालों को मुआवजा तमाम चीज़ें दी गई थी, तो इस हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई, क्या उनके परिवार वालों को सरकारी मुआवजे की मांग करते हैं? नहीं, देखिए, इस सिलसिले में ज़ाहिर सी बात है ये मस्जिद का मसला है और इस सिलसिले में जो भी वाक़यात पेश आए हैं उसकी सभी लोगों ने मजम्मत की है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस तरीक़े के वाक़यात पेश ना आएँ और उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो कुछ भी पूरा मामला है उस पर ज़िम्मेदारों को संजीदगी से गौर व ख़ौज़ करना होगा और ख़ाली ये कह देना कि मुआवजा दिया जाए ना दिया जाए ये मसले का हल नहीं है, बल्कि मसले का हल ये है कि इस तरीक़े के बार बार सर्वे ऑर्डर ना हो
जो इबादतगाह जहाँ पे कायम है वहाँ पे कायम रहे, उस पर कोई उंगली ना उठाई जाए, उसको निशाना ना बनाया जाए। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सर 2500 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ, सपा के सांसद भी उस एफआईआर में शामिल हैं। पुलिस की कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें गोली चलाते दिख रही है। एक पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं अस्पताल में घायल से कि दोबारा भेजे में गोली मारेंगे। तो क्या लगता है कि प्रशासन की नाकामी थी, चूक थी, उसको संभाल नहीं पाए, इतना बड़ा वाक़या हो गया? नहीं, यकीनी तौर पर ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि जब आप एक बड़ी इबादतगाह का एक सर्वे के लिए टीम जा रही है और वहाँ पर माकूल सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है, तो लिहाजा इसके लिए इसीलिए बात बार बार कही जा रही है कि इस पूरे वाक़े की टाइम बाउंड इंक्वायरी करके इसमें जो लोग भी ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए ना चाहिए कि जो लोग बेकसूर हैं और जो ऑलरेडी इंजर्ड हैं, बेचारे अस्पतालों में पड़े हुए हैं, उनको टारगेट किया जाए। इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने संभल में हुई हिंसा को लेकर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते जल्दबाजी में कदम उठाया गया, जिससे ये घटना घटित हुई और संभल में हालात बेकाबू हुए हैं। अगर प्रशासन चाहता तो घटना टाली जा सकती थी, लोगों को विश्वास में लेकर कार्य किया जा सकता था, लेकिन वहाँ प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने सीधे कोर्ट से अपील की है कि इस पे कोर्ट ही कोई डिसीज़न ले, क्योंकि सरकार पर उनको भरोसा नहीं है। वहीं आम आदमी प्रवक्ता वंशराज दुबे ने भी सरकार को घेरते हुए तमाम आरोप लगाए। संभल की घटना में सरकार ने जल्दबाजी करते हुए बिना वहां की स्थिति को समझे, लोगों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी दिखाई, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीधे तौर पर जो वहां पर हिंसा हुई, घटना हुई, लोगों की मौतें हुई, उसके लिए भाजपा सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। यदि चाहते तो इस घटना को शांतिपूर्वक वार्ता के माध्यम से भी संपन्न कराया जा सकता था। भले ही वो न्यायालय का निर्णय था, लेकिन सरकार ने असंवेदनशीलता बरती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपनी राजनीतिक सोटी सेकने के लिए प्रदेश में हिंदू और मुसलमान करके ध्रुवीकरण करना चाहती है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वो शीघ्र से शीघ्र दखल देकर इस मामले में एक शांतिपूर्वक रास्ता निकाले, ताकि वहां पर जो शांति है, सद्भाव, भाईचारा कायम हो सके। और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है उसमें न सफल हो, क्योंकि इन्हें इस देश की एकता, अखंडता से, भाईचारा से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, चाहे जितनी हिंसा हो, लोगों की जान जाए। बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जनता के मुद्दों पर न काम करना चाहते, न बात करना चाहते, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सामाजिक ध्रुवीकरण करके सेकना चाहते हैं। बहरहाल संभल में हुई घटना एक दुखद घटना है। जिस तरह से पुलिस और पब्लिक के बीच आमना सामना हुआ, घटना हुई, पथराव हुआ। संभल की शाही मस्जिद एक पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित मस्जिद है। उसमें एक हफ्ते के अंदर जिस तरह से वहाँ के हालात बदले, आनन फानन में एक रिट दायर होती है कोर्ट में और कोर्ट उस पर फैसला देता है तत्काल सर्वे कराने का। हालात कहीं ना कहीं सुनियोजित की ओर इशारा कर रहे हैं। जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से एक सर्वे चल रहा था, उसके बाद अचानक से हज़ारों लोग आ जाते हैं और पुलिस की एलआईयू को, स्थानीय पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती है। हज़ारों पत्थर, 3 ट्राली से ज़्यादा पत्थर बरामद किए हैं नगर निगम की टीमों ने, जो भरे पत्थर समेटे हैं मौके से। 3 ट्राली से ज़्यादा पत्थर बरामद हुए हैं। छतों से पथराव हो रहा था, मस्जिद के ऊपर पथराव हुआ। तो कहीं ना कहीं हालात संभल के बिगाड़ने की कोशिश की गई है, जानबूझ के कोशिश हुई है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। फिलहाल ये तो जांच का विषय है, जांच में सामने आएगा। कहीं ना कहीं अब सरकार भी पूरे एक्शन के मूड में है। संभल में जिस तरह से 5 दिन तक लोगों के प्रवेश पे प्रतिबंध है, बाहरी लोग संभल में प्रवेश नहीं कर सकते, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपने पूरी तरह एक्शन के मूड में है। क्योंकि तमाम पुलिसकर्मी भी ज़ख्मी हैं, अधिकारी एसडीएम भी ज़ख्मी हैं, सीओ भी ज़ख्मी हैं, एसपी के प्यारों तक ज़ख्मी हुए हैं, लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि लोगों का कहना ये भी है कि वहाँ पे जिन लोगों की मौत हुई है उस प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, दुकानें बंद करके वापस आ रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने फायरिंग की
और पुलिस की फायरिंग से वो मरे। हालांकि पुलिस की फायरिंग से पुलिस और मंडलायुक्त सहित सभी अधिकारी इनकार कर रहे हैं कि पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की। हालांकि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, जिसमें पुलिस उकसाते पुलिस वालों को ही दिख रही है कि फायरिंग करो। तो फायरिंग हो रही है, अब बुलेट फायरिंग है या ओरिजिनल फायरिंग है या पुलिस अपनी पिस्टल से फायरिंग कर रही है, ये तो खैर जांच में सामने आएगा। बहरहाल शांति की अपील सभी लोग कर रहे हैं कि संभल में शांति बनी रहे। श्री न्यूज़ भी आप सबसे ये अपील करता है कि आप किसी के बहकावे में ना आएँ, शांति बनाए रखें, किसी तरह के उपद्रव तोड़फोड़ में शामिल ना हो, क्योंकि आप ज़िंदगी एक बार मिलती है, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करिए। जैसा कि एसपी भी प्रदर्शन के दौरान लाउडस्पीकर से कह रहे थे कि अपने नेताओं के बहकावे में आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, अपना कैरियर ख़राब मत करो, क्योंकि ज़्यादातर हिंसा में जो संभल में हिंसा हुई सब नौजवान थे, नवयुवक थे, उसमें कोई भी बड़ा चेहरा या शहर के संभ्रांत लोग नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी के उकसावे की हिंसा है, उकसावे में घटना हुई है। अब इसकी क्या वजह रही है ये तो जांच में सामने आएगा। फिलहाल श्री न्यूज़ एक बार फिर आपसे अपील करता है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखें, किसी तरह के बहकावे में ना आएँ, अफवाहों पर ध्यान न दें।